आज हम पढ़ने वाले हैं मानव संसाधन का प्रश्न अभ्यास। देख लेते हैं क्या है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? जब हम अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे ना तो हमको इसका आंसर भी पता चल जाता है। जैसे कि इसमें लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यता के द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तन करता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? विश्व में जैसे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया था, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, ये आप देख लीजिएगा। तीसरा है, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि मृत्यु दर में कमी हो रही है, खाद्य आपूर्ति में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, प्रकृति वृद्धि दर और प्रवास के कारण। चौथा है, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो दो कारण हम जन्म दर, जिले प्रति 1000 व्यक्ति पर 1 वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चे की संख्या के रूप में मापा जाता है, जो हम लोग ऊपर पढ़े थे। मृत्यु दर दूसरा है, मृत्यु दर जिसे प्रति 1000 व्यक्ति पर 1 वर्ष में मरने वाले व्यक्ति की संख्या के रूप में मापा जाता है। इसका आंसर यही होगा। आगे देखते हैं, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या जो हम ऊपर में पढ़े थे, जनसंख्या संगठन किसी देश की जनसंख्या विन्यास या संरचना है जिससे हम आसानी से उस देश की जनसंख्या की विभिन्न घटक या विभिन्न जो घटक हैं उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि हम आयु लिंग हो गया, उसका अनुपात हो गया, साक्षरता स्तर हो गया, व्यवसाय हो गया, आय व्यय लाभ हानि जो होता है वो है। जनसंख्या संगठन जानने की एक विधि है जनसंख्या पिरामिड। हम पिरामिड में देखे थे जब हम अध्ययन कर रहे थे। तो आगे, जनसंख्या पिरामिड क्या है? ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं? तो जनसंख्या पिरामिड सांख्यिकी प्रतिरूप को प्रदर्शित करने की एक विधि है। यह संख्या संगठन का अध्ययन करने में भी सहायक होता है। ऊपर में हम पढ़े थे, जनसंख्या संगठन जनसंख्या पिरामिड में सहायता होता है और जनसंख्या पिरामिड संगठन में। जनसंख्या पिरामिड को कुल जनसंख्या के लैंगिक प्रतिशत में विभक्त किया जाता है, जिससे कुल जनसंख्या में लैंगिक प्रतिशत याद किया जा सकता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सही को चिन्हित कीजिए। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? अब इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये तीनों में कौन सा सही है आप बताएंगे। पहला है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है? इसका आंसर ये है क्या? आगे देखते हैं, किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या किसी दिए हुए, तीसरा पढ़ते हैं ये वाला, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित होते हैं? तो इसका आंसर यही होगा, ग। सही, ये आप लोग MCQ के रूप में पढ़ सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। आगे देखते हैं, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं? वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिसमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जन्म, क है जन्म मृत्यु और विवाह, ख है जन्म मृत्यु और प्रवास, जन्म मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। थोड़ा बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर है ख, जन्म मृत्यु और प्रवास। आगे देखते हैं, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई, अब आप बताइए कितना हो गया है? इसका आंसर है ग, 6 अरब। आगे देखते हैं, जनसंख्या पिरामिड क्या है? पहला है, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। दूसरा है, जब किसी क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। तीसरा है, बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। तो इनका आंसर है जनसंख्या, बता देते हैं,
पहला, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। अब ये देख लेते हैं। नीचे दिए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। ठीक है, इसमें विरल, अनुकूल, परति, कृत्रिम, उर्वरक, प्राकृतिक, चरम और घना, इसमें हम खाली स्थान जो दिया है उसमें भरेंगे। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह क्या हो जाता है? घना, घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत, मैं पहले बता देती हूँ, ये पहले में आएगा घना, यहाँ पे घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत, कारकों के अंतर्गत क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? कारकों के अंतर्गत अनुकूलन जलवायु, अनुकूलन जलवायु, अनुकूलन जलवायु, अनुकूलन जलवायु। उसके बाद खालिस्तान संसाधनों की आपूर्ति, खालिस्तान संसाधनों मतलब यहाँ पे आएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति। और खालिस्तान जमीन, जमीन में क्या आएगा? ये उर्वरक, यहाँ पे आएगा लास्ट में उर्वरक। आगे देखते हैं। क्रियाकलाप, जिस समाज में 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हैं और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग हैं, उस समाज की विशेषता का आप वर्णन करेंगे। यहाँ पे संकेत दिया है, विद्यालय की आवश्यकता, पेंशन स्कीम, शिक्षक, खिलौने, पहिएदार, कुर्सी, श्रम आपूर्ति, अस्पताल। तो आप इसमें से, आपके लिए ये होमवर्क है कि 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग क्यों हैं और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग क्यों हैं, ये आप देखेंगे थ्योरी के माध्यम से। ये भी पढ़ लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ये भारत का संविधान भाग 3, भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये हमारे सिलेबस, शिक्षक भर्ती के सिलेबस में है। मूल अधिकार कितने हैं? समानता का अधिकार, ठीक है, इसको समता का अधिकार भी बोल सकते हैं, समानता अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 है और ये अलग अलग अनुच्छेद में है, जैसे कि ये सब का अलग अलग अनुच्छेद है। हम इसको डिटेल में जब हम संविधान पढ़ेंगे तब हम आपसे ये सब चीज़ बताएंगे कि कौन किस में क्या है। तो अभी हम इस बुक के हिसाब से देख लेते हैं। समानता का अधिकार विधि के सक्षम एवं विधियों के समान संरक्षण है। ये कौन सा अनुच्छेद में है? हम संविधान में देखेंगे। दूसरा है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन के विषय में अस्पृश्यता उपाधियों का अंत। ये अस्पृश्यता मेरे को याद रहा है, अनुच्छेद 17 में है। और एक बार और देख लेके आगे देखते हैं। एक समानता अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत आते हैं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वतंत्रता, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षणता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। आप लोग मुझे बताएंगे ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अंदर आते हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जैसे मानव के दुरुपयोग और बाल श्रम का प्रतिनिधेश, ये सब है। और आते हैं परिसंकटमय कार्यों में बालक का नियोजन का मतलब इसमें बालक का शोषण हो रहा है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता आ जाता है। और आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आता है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के संबंध में स्वतंत्रता। राज्य निधि में पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता आ जाता है। ये पूरे धर्म से संबंधित है। और आगे देखते हैं
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति विषयक हितों का संरक्षण होना चाहिए। अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन करना है, जैसे कि इसमें दिया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी। और लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या रीट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार। ठीक है, ये यहीं पे समाप्त होता है।